So we will be discussing about the Bernoulli's experiment. Actually, in this experiment, we will be verifying the Bernoulli equation. Bernoulli equation is based upon the name of a scientist who invented this equation. हम जब फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं या किसी भी थर्मल सिस्टम की बात करते हैं या इस तरह के किसी भी सिमिलर सिस्टम की बात करते हैं, तो हम ये मानते चलते हैं कि इस सिस्टम के अंदर मास बैलेंस है। मास बैलेंस का मतलब ये है कि जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास लीव करेगा अगर सिस्टम के अंदर मास स्टोर नहीं हो रहा। इसे आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि अगर मान लीजिए हम किसी एक थर्मल सिस्टम की बात कर रहे हैं या फ्लूइड मैकेनिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम ये मान के चलते हैं कि इस सिस्टम के अंदर जो मास है दैट विल रिमेन कंजर्व, कि जो मास है वो ना तो क्रिएट होगा ना ही वो मास डिस्ट्रॉय होगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक छोटे से एग्जांपल से बता देता हूँ या जनरली जो हम लेके चलते हैं। सपोज वी आर हैविंग ए पाइप and this part is the inlet of the pipe and this is the outlet. So this is the inlet and this is the outlet. So if I say that 1 liter or 1 kg, I may take any water enters from this end and I say this end is the A, and this water will flow from this pipe continuously and it will come to the end B, and at the end B we will be getting the same mass 1 kilogram. बट वन कंडीशन इज हेयर और वो कंडीशन ये है कि जो पाइप है, पाइप के अंदर कोई भी वाटर स्टोर नहीं होगा। स्टोर का मतलब यहाँ पे कोई ऐसा स्टोर हाउस नहीं है जहाँ पे हम पानी को स्टोर कर सकें। तो जितना पानी एंटर करेगा उतना ही पानी बाहर की तरफ जाएगा। तो दिस प्रोसेस और दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना मास एंटर करता है उतना ही मास बाहर की तरफ चला जाता है। तो पहला जो लॉ है दैट इज अबाउट द मास, कि मास कंजर्व रहता है। दूसरा ये है कि मोमेंटम। सो मोमेंटम इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अगर मान लीजिए एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि जिस सिस्टम के अंदर हम बाहर से कोई एनर्जी नहीं दे रहे या एनर्जी बाहर नहीं जा रही उस सिस्टम से, तो उस सिस्टम के अंदर जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। मतलब कि अगर मान लीजिए इस पाइप को मैं क्लोज कर देता हूँ तो 1 घंटा पहले जो मोमेंटम होगा 1 घंटे के बाद ही वही मोमेंटम होगा अगर बाहर से कोई एनर्जी नहीं जा रही। तीसरा जो कंजर्वेशन के बारे में है, 3 ही तरह के कंजर्वेशन होते हैं, मास का होता है, मोमेंटम का होता है और एनर्जी का। एनर्जी का मोमेंटम हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उस सिस्टम को हमने ना तो बाहर से हीट देना है ना बाहर से हीट लेना है, तो उस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है दैट विल रिमेन कंजर्व। तो वो जो एनर्जी है वो सेम रहेगी। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब जो हम बात कर रहे हैं बर्नौलीज इक्वेशन की या बर्नौलीज एक्सप्रेशन की, दैट इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो तीसरा प्रिंसिपल जिसकी हमने बात की, एनर्जी कंजर्व रहेगी, इसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जैसे मान लीजिए आपने ओरिफिस मीटर पढ़ा या दूसरे वेंचुरी मीटर पढ़ा, तो उसमें हम मोमेंटम को भी लेके चलते हैं और थोड़ा सा एनर्जी को भी लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करेंगे बर्नौली एक्सप्रेशन में, बर्नौली इक्वेशन में, वो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। तो इस तरह से अगर आप थर्मल सिस्टम को देखेंगे, फ्लूइड मैकेनिक सिस्टम को देखेंगे, जो आप थ्योरी पढ़ रहे होंगे, तो आपने देखा हो कि हम जनरली इन तीन ही चीज़ों की बात करते हैं, या जब हम कोई एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसके अंदर या तो मास बैलेंस है या मास कंजर्व्ड है या मोमेंटम कंजर्व्ड है या एनर्जी कंजर्व है, या फिर मल्टीपल प्रिंसिपल को लेकर चलते हैं, 2 या 3 प्रिंसिपल को कंबाइन करते हैं, उससे फिर हम सोल्यूशन डिराइव करते हैं। तो यहाँ तक एक छोटी सी बात है, लेकिन अगर इसमें कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं।
Okay, if there is no doubt, then we can proceed further. अब हम बात कर रहे हैं इसमें यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक पाइप and this pipe is having two ends, and A and B. Now further I suppose that this pipe is having area A1 and this pipe is having constant area, कि जो इसका area है at the inlet and at the outlet वो same है, बिल्कुल same. Now I want some water, or I push some water from this side and it will be coming out from this. Now the question is, will water flow automatically? क्या पानी अपने आप फ्लो करेगा, और we have to give it some driving force to move the water from end A to end B. बताइए कि हमारे पास एक पाइप है, पाइप ए बी है, और पाइप ए बी में हमने जो वाटर है हमने फ्लो करवाना है, तो क्या ये पानी अपने आप फ्लो करेगा और वी हैव टू गिव इट सम ड्राइविंग फोर्स? So we require some driving force. ओके, एंड द ड्राइविंग फोर्स, जो कि आपने बताया कि आपको ड्राइविंग फोर्स की जरूरत है, तो आप इसे किस तरह से, या वो फोर्स है वो कैसे दी जाएगी, किस फॉर्म में दी जाएगी? So pressure. ठीक है, दूसरी बात भी आपने ठीक बताई कि जो ड्राइविंग फोर्स है दैट विल बी गिवन इन दी फॉर्म ऑफ प्रेशर. तो अगर मान लीजिए वाटर को हमने एंड ए से एंड बी की तरफ मूव करवाना है, तो वी हैव टू डिफरेंशिएट द प्रेशर. ये जो प्रेशर है वी हैव टू कीप इट एट दिस पॉइंट प्रेशर P1 एंड एट दिस पॉइंट वी हैव टू कीप द प्रेशर P2. तो यहाँ पे हमें प्रेशर P1 रखना है और यहाँ पर हमें प्रेशर P2 रखना है. दूसरा कंडीशन ये है कि प्रेशर P2 शुड बी लेस देन P1. ठीक है, तो पानी तभी फ्लो करेगा जब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ पे प्रेशर कम होगा. तो अब इसका मतलब क्या है कि वी हैव टू पुट हायर फोर्स एट दिस एंड एंड एट दिस एंड द फोर्स शुड बी लेसर. अगर ऐसा है तब तो सिस्टम में वाटर फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, अगर सेम है तो वाटर फ्लो नहीं करेगा, वो जहाँ पर है वहाँ पर रहेगा. नाउ प्रेशर, कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या होता है? So normal force per unit area. Force upon area. Very good. So it is the force upon area. Now what I do, I take this area on this side, कि मैं इस एरिया को यहाँ पे मूव करवा देता हूँ. तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो फोर्स यानी ताकत जो हम लगा रहे हैं दैट विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रेशर एंड एरिया. आप चाहे तो ये नोट कर लीजिएगा, वैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको बाद में मिल जाएगी, पर फिर भी अगर मान लीजिए आपने डेरिवेशन देखनी है, जानना है बर्नौली इक्वेशन के बारे में, तो आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं. अब यहाँ पे हमने बात की फोर्स की, तो फोर्स आ गया प्रेशर इनटू एरिया. लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बर्नौली इक्वेशन के लिए वी विल बी कंसंट्रेटिंग ऑन एनर्जी, तो एनर्जी पे कंसंट्रेट करेंगे. एंड वी नो दैट एनर्जी इज इक्विवेलेंट. ये ध्यान रखिएगा, इक्वल नहीं होती, इक्विवेलेंट होती है, इक्विवेलेंट टू वर्क. यानी कि इक्विवेलेंट का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, तो खाने में हम गेहूं का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सभी अलग अलग जगह पे उगने वाली गेहूं में थोड़ा डिफरेंस रहेगा. कि अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि हरियाणा में गेहूं पैदा हो रहा है, या गेहूं मध्य प्रदेश में पैदा हो रहा है, या चावल ले लीजिए कि चावल जो है हर जगह पे जो पैदा होता है वो अलग अलग होता है.
पर लेकिन फिर भी हम उसे चावल कहते हैं क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी सिमिलर होती है, बट इवन देन दीज आर डिफरेंट। तो इस तरह से एनर्जी जो है, एनर्जी वर्क नहीं होती, ये इक्विवेलेंट होती है। ये एनर्जी और वर्क इंटर कन्वर्टिबल है, आप एक दूसरे में को कन्वर्ट कर सकते हैं और आप ये कह सकते हैं इक्विवेलेंट है कि भाई चलिए ठीक है, अभी चावल हरियाणा का नहीं मिला तो पंजाब का काम मिला, तो ऐसे ये एनर्जी भी है जो वर्क है, तो हम इसको एक दूसरे में कन्वर्ट करके काम चला लेंगे। तो इसी तरह से मतलब कि हम कहते हैं कि एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क। तो क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं बर्नौली इक्वेशन की, और बर्नौली इक्वेशन में हमें कंसंट्रेट करना है एनर्जी के ऊपर, so we will be talking about the energy और we will be talking about the work। अब आप में से कोई वर्क का बता सकते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द वर्क, तो वर्क को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? Force into the displacement. वेरी गुड, so this is also an accurate thing that we will be multiplying force with the distance। तो यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी वाटर है, कुछ भी सिस्टम है, आपने उसको फोर्स लगाया और वो फोर्स आप कितनी डिस्प्लेसमेंट तक लगाते चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पे जो वाटर था उस पर आपने प्रेशर ये P1 जो भी था, मतलब इस एंड पे प्रेशर को P1 को इस एंड पे लगाया, तो फोर्स कितना होगा यहाँ पर, तो P1 और A1 ये था फोर्स, क्योंकि प्रेशर P1 था और मल्टीप्लाइड बाय एरिया A1। तो आपने यहाँ पर एरिया A1 पे फोर्स को लगाया, और मान लीजिए इसको फोर्स को लगाने के बाद, और ये वाला जो हमारे पास सिस्टम है, ये कह लीजिए पानी है, मतलब जो पानी यहाँ पे एंटर कर रहा है, बेसिकली मैं उसको ये यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो पानी का पार्ट यहाँ पे एंटर किया, आपने फोर्स लगाया उस पर, और फोर्स लगाने के बाद वो पुश कर दिया और वो यहाँ पर आ गया, इधर इस यहाँ तक आ गया, और यहाँ तक आने में उसका लेंथ L है, ठीक है। तो इस पाइप में वो मूव किया है पानी, जिससे आप फोर्स लगा रहे थे, आप लगातार फोर्स लगाते जा रहे थे, एंड दैट हैव मूव टू ए डिस्टेंस ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स, तो ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास प्रेशर P1, एरिया A1, और अगर मान लीजिए मैं अब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसका, स्मॉल है, तो स्मॉल एल से सॉरी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव मल्टीप्लाइड द फोर्स विद द डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो पार्टिकल था या जो भी हमारे पास पानी था, पानी का ये वाला पार्ट यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ गया है, लेंथ एल उसने कवर कर लिए, तो आई मे कॉल दिस एज एनर्जी और वर्क। तो मैंने कितना काम किया है। तो अब यहाँ पर हम ये ले सकते हैं कि प्रेशर वाज P1 और A1 इंटू एल, तो A1 इंटू एल क्या हो गया कि एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो Volume. वॉल्यूम बन जाएगा। तो आई कैन से दैट इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वॉल्यूम। तो आई कैन से दैट वर्क, अगर मान लीजिए आप इस तरह से वर्क कर रहे हैं कि आप प्रेशर लगा रहे हैं, मतलब एक दो एंड पे अलग अलग प्रेशर है, और प्रेशर की वजह से जो चीज है दैट इज मूविंग वन प्लेस टू अदर प्लेस, तो इट विल बी गिवन बाय प्रेशर एंड वॉल्यूम मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे एक पार्ट सोल्व हो गया हमारा कि बर्नौली इक्वेशन में, कि अगर मान लीजिए हमने किसी एंड पे प्रेशर लगाया है पाइप के, और प्रेशर लगाने की वजह से दैट इज मूविंग, एक फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा है, और प्रेशर एंड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम दैट विल गिव अस द वर्क, कि वो वर्क डन कितना। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि आपने जब प्रेशर लगाया तो ऑब्वियसली द फ्लूइड विल बी हैविंग सम वेलोसिटी, तो और एंड अलग अलग है, एंड ए एंड बी, ठीक है, वहाँ पर जो है वेलोसिटी भी अलग है। तो एंड ए और एंड बी, सपोज आई से दैट एट दिस एंड द वेलोसिटी इज v1। अब यहाँ पे वेलोसिटी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, सेम सिंबल हो गया, तो हम एक काम कर सकते हैं, वेलोसिटी की बजाय वॉल्यूम का सिंबल चेंज कर देते हैं। मैं वॉल्यूम को v से नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, मान लीजिए मैं p, और वॉल्यूम को पूरा हम लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी मान लीजिए इनलेट के वेलोसिटी v1 थी, और मास जो यहाँ पर एंटर कर रहा था वो m1 था। तो यहाँ पर इस फ्लूइड की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी हाफ m1 v1, और यहाँ पे जो फ्लूइड पहुंच जाएगा मान लीजिए तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। चेंज का मतलब वो कम ज़्यादा कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि आपने एक ही तरह की वेलोसिटी को लेकर चलना है, वेलोसिटी कैन इंक्रीज और डिक्रीज। तो मास जो होगा, अगर मान लीजिए स्टोर नहीं होता तो m1 ही बाहर आ जाएगा, और अगर मान लीजिए स्टोर हो गया तो कुछ मास अंदर रह जाएगा,
तो उस केस में लेकिन वो एक एट ए टाइम कभी ना कभी तो बाहर आएगा, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा परमानेंटली स्टोर हो गया। और लेकिन मान लेते हैं कि अभी नहीं हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी जो है दैट विल बी यूटी हियर। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल ली हमने। काइनेटिक एनर्जी क्यों होगी, क्योंकि जो हमने प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट किया, प्रेशर के डिफरेंस की वजह से फ्लूइड मूव करेगा, और उसके मूवमेंट में जो कुछ पार्ट है दैट विल बी गिवन टू काइनेटिक। अब इसमें एक केस ये भी हो सकता है कि जो पाइप है दैट इज हैविंग डिफरेंट एरिया एट द इनलेट एंड दैट इज हैविंग डिफरेंट एरिया एट द आउटलेट। तो पाइप का एरिया डिफरेंट हो सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो यहाँ पर हम कवर कर लेंगे। ये वॉल्यूम जो एंट्री जो है वो कितना था, और जो एग्जिट पे था वॉल्यूम वो कितना था, तो वहाँ पे जो एरिया वाला फैक्टर है वहाँ पर आ जाएगा, वेलोसिटी उससे चेंज हो जाएगी। तो वेलोसिटी वाला फैक्टर हम काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करेंगे। अब मान लीजिए तीसरा केस ये हो सकता है कि पाइप स्ट्रेट ना हो गए, स्लांट पाइप, मतलब इस तरह से पाइप। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि जो पाइप है उसको आपने स्लांट किया हुआ है, तो आप पहले दिखाएंगे कि ये हमारे पास जमीन है, इस तरह से सिंबल जो है वो शो करता है कि जो हमारे पास पाइप है या जो बेस है उसकी पाइप मान लीजिए ऐसे, मतलब एरिया भी वेरिएबल है और उसकी जो हाइट है वो भी चेंज है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ से हम ये निकाल लेते हैं कि मान लीजिए उसकी हाइट जो है वो Z1, और यहाँ पे पॉइंट पे जो फ्लूइड आएगा उसकी एवरेज हाइट जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू Z2। तो आपको पता है कि जो हाइट चेंज होगी दैट विल बी चेंज होगी पोटेंशियल में। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, M1 G Z1, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी M1 G Z। तो यहाँ पे इस तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी, तो पाइप की हाइट चेंज होने से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। अगर आप एरिया को वेरी कर रहे हैं तो वेलोसिटी में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया अलग है, यहाँ पर एरिया अलग है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम अलग अलग प्रेशर लगा रहे हैं तो प्रेशर की चीज करेगा। इसमें आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए मैं पाइप में कहीं पर भी होल कर देता हूँ तो फ्लूइड एकदम बाहर आता है उसमें से, तो इट मीन्स द फ्लूइड विच इज फ्लोइंग इनसाइड द पाइप दैट इज एक्सर्टिंग सम प्रेशर ऑन दी वॉल ऑफ द पाइप। इस पाइप में जितना भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है क्योंकि अंदर आपने प्रेशर लगाया है, तो वो फ्लूइड को आगे की तरफ से पुश कर ही रहा है, वो पाइप के सरफेस के ऊपर भी प्रेशर लगाता है। तो इस तरीके से जो पाइप का सरफेस है इसके ऊपर भी प्रेशर लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसके प्रेशर लगने की वजह से जैसे पाइप में कोई होल होता है अगर होती है तभी वहाँ से पानी हाई वेलोसिटी से बाहर निकलना शुरू होता है। तो यहाँ पे हमें देखिए कि तीन तरह की एनर्जी हमारे पास आ गई। वन वाज दी प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी जो हमने एक्सप्रेशन दिया था दैट वाज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे चलिए वॉल्यूम के लिए भी लिखते हैं। दूसरा जो पार्ट है दैट इज दी काइनेटिक एनर्जी दैट वाज हैविंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ mass and square of velocity divided by 2. And third one is the potential energy. That potential energy is mgf, mg, z is to represent the। तो एक सिस्टम के अंदर अगर मान लीजिए हमने एनर्जी बाहर से नहीं दे रहे हैं, सिस्टम को हम एक आइसोलेटेड सिस्टम मान के चलते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से दिस एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। So I may say that the sum of these three types of energy that will be same. So this expression is known as the Bernoulli expression. तो ये जो इक्वेशन है ये बर्नौली का इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है। और इसके अलग अलग तरीके हैं इस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए। जैसे मान लीजिए दूसरा तरीका क्या है कि आई डिवाइड द होल इक्वेशन बाय जी एंड एम, मैं पूरी इक्वेशन को एम और जी से डिवाइड, तो इसको करके देख लेते हैं एक बार। एम और जी से डिवाइड होगा तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को एम और जी से डिवाइड कर देता हूँ। अब अगर मान लीजिए आप दो पॉइंट लेंगे अलग अलग, तो उस केस में आप यहाँ पे P1 V1 लिख लेंगे, M1 V1 M1 V1। और अगर मान लीजिए आप एक सिस्टम को लेकर चल रहे हैं तो 10, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि P और वॉल्यूम डिवाइड बाय मास और जी से डिवाइड कर दिया, प्लस यहाँ पे भी दूसरे पार्ट को भी mv² को m और g से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे mg
जेड को एम और जी से डिवाइड करें, ठीक है। तो ये क्योंकि सिस्टम है उसमें मास जो है एंटर करा कॉन्स्टेंट है, जी भी कॉन्स्टेंट है, तो दैट विल आल्सो बी कांस्टेंट। So m will be cancelled out, m and g will be cancelled out. Now at this point what I am doing, I am dividing the volume by mass. अगर मान लीजिए मैं वॉल्यूम और मास का रेशो ले रहा हूँ तो ये क्या बनेगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम बाय मास नोन एज, स्पेसिफिक वॉल्यूम। हाँ, या फिर इसको 1 बाय डेंसिटी बोल सकते हैं ना, क्योंकि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम इट विल बी 1। यस सर। तो मैं इसको 1 बाय रो ले लेता हूँ, तो इट विल बिकम P बाय रो, ये तो था ऑलरेडी, तो वॉल्यूम बाय प्लस V स्क्वायर बाय 2G प्लस, तो इट विल बी, ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन है बर्नौली एक्सप्रेशन का, कि आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही केस में कोई प्रॉब्लम, दोनों ही एक्सप्रेशन बर्नौली। तो अब तक जो हमने किया है इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइए, कोई क्वेश्चन है तो अभी बात है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, मतलब कोई ऐसा चीज नहीं है जो क्लियर ना हो। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं कि हमने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कैसे करना है। जो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनमें दो चीज़ें करेंगे, पहले हम इसका बेस समझ लेंगे कि एक्सपेरिमेंट में हम क्या करना चाहते हैं। दूसरा पार्ट ये है कि जो चीज़ हमने की है उसे हम प्रैक्टिकली कैसे करें। तो इसमें एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या होता है, जो मतलब बर्नौली का एक्सपेरिमेंट है उसमें हमारे पास एक पाइप होती है, और पाइप ऐसे होती है जिसका एरिया एरिया जो होता है वो वेरिएबल, मतलब इस तरह की पाइप। ये आपने मतलब देखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे हमने वेंचुरी या और 21 मीटर है उसको लेकर चल रहे हैं, पर लेकिन ये वेंचुरी या और 21 मीटर से काफ़ी बड़ा होता है पाइप। जैसे वेंचुरी या और 21 मीटर है वो 10-20 सेंटीमीटर लंबा होता है, तो ये पाइप 1 मीटर 2 मीटर तक लंबा होता है, ये पाइप उससे बड़ा होता है, लेकिन इसका एरिया जो है वेरिएबल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वाटर को इनलेट करेंगे, यानी कि जो पानी है उसको हम इनलेट करेंगे, पानी को लेके आएंगे। तो पानी को लाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, टैंक बना होता है, ये टैंक है, ठीक है। इस टैंक के साथ ही मतलब पाइप है, तो इस टैंक में एक टैप लगाएंगे और टैप से जो है पानी इसके अंदर आएगा। तो ये टैप के अंदर पानी आ जाएगा, पानी यहाँ पे फिल हो जाएगा, और मान लीजिए अभी हम यहाँ तक मानते हैं पानी अभी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे जो टैप लगाया हमने और मान लीजिए यहाँ पे कुछ इसकी हाइट हो जाती है, तो हाइट का मतलब पानी यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा, पानी अपने इस लेवल से ज़्यादा ऊंचे लेवल पे, तो ऊंचे लेवल पे होने की वजह से दिस वाटर विल बी क्रिएटिंग, तो प्रेशर होने की वजह से ये पानी जो है यहाँ से फ्लो होगा। तो हमने जो बात की कि द वाटर विल बी हैविंग सम प्रेशर एनर्जी, तो प्रेशर एनर्जी कहाँ से आएगी, प्रेशर एनर्जी विल कम फ्रॉम दिस हाइट। तो इसका मतलब क्या है कि जो टैंक में हाइट है वो इनिशियली हमें देखनी पड़ेगी कि हमारे पास कितनी है। तो मान लीजिए कि ये जो हाइट है हमने एच ली है, और हमारे पास जो वाटर है जो कि नीचे की तरफ मूव करेगा, तो इट विल बी हैविंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट अमाउंट विल बी गिवन बाय एमजी। और मास कितना होगा, मास तो यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो कितना ही पानी नीचे की तरफ आ रहा है। अब इस चीज़ पर कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, अभी हमारा जो कंसंट्रेशन है वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ ये बताने का हमारा उद्देश्य है कि एच, यहाँ पर एक एच हाइट मेंटेन की गई है पानी की, तो वो जो हाइट है एच वहाँ तक पानी मेंटेन होगा, और वो हाइट एच दैट विल बी क्रिएटिंग प्रेशर फॉर दिस टैंक। तो अब इसकी वजह से क्या है कि वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो पानी यहाँ से फ्लो करना शुरू कर। अब क्योंकि यहाँ पे एरिया वेरिएबल हो रहा है, तो वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ पे v1 है, तो यहाँ पे किसी पॉइंट पे आप वेलोसिटी देखेंगे तो दैट विल बी हायर और लेसर देन, तो वो एरिया चेंज हो रहा है, तो जो वेलोसिटी है दैट विल आल्सो बी चेंज। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वेलोसिटी को हम एज इट इज मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है यहाँ पर कि हम वेलोसिटी को मेजर कर सकें। तो अब वेलोसिटी को मेजर करने के लिए कि इस पॉइंट वेलोसिटी कितनी है, वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का इस्तेमाल करेंगे। तो मान लीजिए हम ये चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो एरिया है दैट इज एरिया इज, और यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास जो एरिया है दैट एरिया इज, यहाँ पर एरिया A1 है, यहाँ पर एरिया A2 है। अब जितना मास यहाँ पे एरिया से एंटर करेगा उतना ही मास इस एरिया से लीव करेगा। आपको पता है कि जो मास है दैट इज गिवन बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन रो इज जी, कि इसका डेंसिटी कितना है, एरिया कितना है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे मान लीजिए जो मास एंटर कर रहा है दैट इज हैविंग द डेंसिटी रो 1, एरिया 1 एंड वेलोसिटी v। और यहाँ पे जो मास है तो डेंसिटी तो प्रैक्टिकली चेंज नहीं होगी क्योंकि बहुत कम प्रेशर का डिफरेंस है। हाई प्रेशर पे कंप्रेसिबल फ्लूइड की डेंसिटी चेंज हो सकती है। So here we will be having area A2, B2. So this will be cancelled out. So we will get A1, E1 will be equal to A2, B2. तो इसका मतलब ये है कि we can have an idea about the velocity if we know the area at the different point. अब लेकिन हमें यहाँ पर एक दूसरी चीज की रिक्वायरमेंट है, और वो ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो प्रेशर एनर्जी कितनी है। तो प्रेशर एनर्जी मतलब क्योंकि हमने देखा बर्नौली इक्वेशन में 3 पार्ट होते हैं। वन इज अबाउट द प्रेशर एनर्जी, सेकंड इज अबाउट द काइनेटिक एनर्जी एंड थर्ड वन इज अबाउट द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जितना भी पार्ट है ये कम्प्लीटली हाइट जेड पे है। तो हाइट जेड पे होने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट है वो यहाँ से हट जाता है। तो हमारा जो कंसंट्रेशन है दैट इज ऑन दी काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। अब प्रेशर एनर्जी मैंने आपको बताया कि जो फ्लूइड फ्लो करेगा उसमें जो प्रेशर होगा वो प्रेशर वाल के ऊपर भी काम करेगा। तो हम क्या करते हैं, वाल में यहाँ पे एक होल ड्रिल करके यहाँ पर एक कांच की ग्लास की ट्यूब लगाते हैं, कॉल्ड एज ट्यूबोमेट्रिक ट्यूब। तो अलग अलग लोकेशन पे नियरली 9 लोकेशन ऐसे होती है ट्यूब के अंदर जहाँ पर हम यहाँ पर कांच की ट्यूब लगाते हैं। तो जब ये ट्यूब में सिक्के पास से पानी गुजरेगा, पानी आएगा तो वो क्या करेगा, इस ट्यूब में वाटर को राइज करेगा। बट दिस वाटर राइज विल बी डिपेंडिंग अपॉन दी प्रेशर एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे जितना प्रेशर जिस पॉइंट पे होगा उसी के हिसाब से इन ट्यूब के अंदर जो वाटर है वो राइज। तो प्रेशर एनर्जी हमें यहाँ से मिल जाएगी कि इसमें ट्यूब में वाटर कितना राइज किया, और हम इक्वेशन लगा लेंगे यहाँ पर mgh, तो जितने यहाँ पे राइज किया दैट विल इंडिकेटिंग द प्रेशर। और जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी टेकन बाय दी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे नहीं है। अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास फ्लो रेट की रिक्वायरमेंट है, एरिया में मिल जाएगा। तो मास फ्लो रेट निकालने के लिए इस पाइप से कितना पानी जा रहा है, तो ये जितना भी पानी जाता है उसको अगेन एक टैंक के अंदर इकट्ठा कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एक दूसरा टैंक लगा होगा, ये पानी सारा उस टैंक में जाएगा। हालांकि ये दोनों टैंक बाद में कनेक्टेड हुए थे क्योंकि पानी जो है यहाँ से फिर यहाँ पे फ्लो करेगा। तो लेकिन यहाँ पे वाल लगा होता है, वाल को क्लोज या ओपन करके आप टैंक को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से टैंक में जो पानी इकट्ठा होगा उसको आप पर यूनिट टाइम, जैसे मान लीजिए 5 सेकंड या 10 सेकंड में टैंक में कितना पानी इकट्ठा हो रहा है उसे नाप लेंगे, तो आपको मास का आइडिया आ जाएगा कि मास फ्लो रेट कितना है। और जैसे आप एरिया की वैल्यू डालेंगे वैसे वैसे आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिलती है। तो वेलोसिटी हम यहाँ से कैलकुलेट, तो फिर हम देखेंगे कि हर एक पॉइंट के ऊपर जो सम ऑफ एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी और सॉरी काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दैट विल बी सेम। तो इन दिस वे द बर्नौली एक्सप्रेशन विल बी। तो अभी जो हमने डिस्कस किया उसमें कोई डाउट है तो बताइए। आफ्टरवर्ड्स आई विल बी शोइंग यू 1 or 2 वीडियो that will be giving us an idea that how Bernoulli experiment is being done.